झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम लोगों में उनका आधार बना था। दिल्ली सरकार से अनुभव और धरने का इन वर्गों पर अलग अलग असर हुआ होगा। जाहिर है सभी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में आपके रोल पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने हर काम को तारीखी करार देती है। तभी केजरीवाल ने यौम जमहूरिया के मौके पर राष्ट्रपति भवन की तकरीब में कहा कि उनको खुशी है कि उनके धरना देने से मुल्क में एक बहस शुरू हुई है। ताहम केजरीवाल से लेकर अदालत उस्मा में अर्जी दाखिल करने वाले और टेलीविजन पर 24 घंटा खबर चलाने वाले भूल रहे हैं कि इससे पहले अपने मुतालबात को लेकर कम से कम 11 वज़राए आला धरने पर बैठ चुके हैं। तमिलनाडु की 3 वज़राए आला MG रामचंद्रन, जयललिता और M करुणानिधि धरना दे चुके हैं। 20 साल पहले 1993 में कावेरी के पानी के लिए जयललिता 4 दिन के भूख हड़ताल पर बैठी थी। उनसे 10 साल पहले 1983 में चावल की तकमील के लिए MGR धरने पर बैठे थे और 2007 में सेतु समंदरम प्रोजेक्ट की हिमायत में करुणानिधि 1 दिन के धरने पर बैठे थे। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल 2006 को नर्मदा डैम के मसले पर 51 घंटे की भूख हड़ताल की थी। बीजेपी के ही शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मसाइल की जानिब मरकज की तवज्जो खींचने के लिए 2011 में सविनय आग्रह के नाम से भूख हड़ताल की। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी तो वजीर आला बनने के बाद 3 साल में 2 बार सड़क पर उतरी हैं। उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाने और FDI के खिलाफ जोरदार तहरीक की। इनके अलावा एक एंटनी से लेकर एनटी रामाराव और मगरिबी बंगाल के अजय मुखर्जी से लेकर के रोसैया तक कई वज़राए आला अलग अलग असबाब से धरना दे चुके हैं। केजरीवाल के धरने में खास बात सिर्फ इतनी थी कि ड्रामे का उनसुर ज्यादा था और सड़क पर बैठे होने की वजह से कई जगह जाम लग गया था, जिससे लोगों को परेशानियां हुई थी। हाल में एक के बाद एक हुए इंतखाबी सर्वे ने कांग्रेसी लीडरान की नींद हराम कर रखी है। सबसे ज्यादा परेशान रियासती कांग्रेस के रहनुमा हैं। रियासती सुदूर और रियासती इलेक्शन कमेटी के रहनुमा हैरान परेशान है कि वो किस तरह से उम्मीदवारों के नाम पेश करें। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने टिकट तकसीम करने का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसमें नाम पेश करने वाले को जीत या शिकस्त की जवाबदेही लेनी होती है, लेकिन रियासत के रहनुमा ये जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद फटाफट रहनुमा तब्दील कर दिए गए। इसलिए रियासती कांग्रेस सुदूर और रियासती इलेक्शन कमेटी के रहनुमा फैसले आला कमान पर छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलाकाई इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी शरीक नहीं हुए, लेकिन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में टिकट तय करने के लिए सोनिया और राहुल गांधी को अख्तियार दे दिया गया। सभी रियासती कमेटियों से हर सीट के लिए 3 नाम भेजे गए हैं। उनमें से किसी एक नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में रजामंदी बनाई जाएगी। रियासती लीडरान की कोशिश है कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदर नाम तय करने की जिम्मेदारी लें। अगर वो भी तैयार नहीं होते हैं तो फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पर छोड़ा जाए। रियासती सदर या बड़े कदर रहनुमा भी इक्का दुक्का नामों के अलावा ज्यादा सिफारिशात नहीं कर रहे हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल मुल्क के नाम अपने खिताब में जो पैगाम दिया है, उसका तमाम ही सियासी जमातों ने अपने अपने अंदाज में तज्जिया करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरकशिश, बदअमनी जैसे हालात हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकते हैं। मीडिया ने इसका तज्जिया करते हुए कहा कि उनका इशारा आम आदमी पार्टी की जानिब था, जिसके रहनुमा पुरकशिश फैसले कर रहे हैं और खुद वजीर आला बदअमनी फैला रहे हैं। लेकिन आपके रहनुमा योगेंद्र यादव ने कहा कि सदर जमहूरिया का इशारा यकीनी तौर से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की जानिब था, जिसके दौरे इख्तिदार में बेशुमार लोक लुभावन ऐलानात भी किए गए और बदअमनी भी फैलाई गई। ऐसे ही बीजेपी लीडरान ने कहा कि सदर जमहूरिया ने कांग्रेस के तई लोगों के गुस्से का जिक्र किया है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि बदउनवानी की वजह से लोगों में गुस्सा पनपता है और हुकूमत को पलट देते हैं। बीजेपी रहनुमा इससे खुश हैं कि उनका कहना है कि सदर ने बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता दिनों बदउनवानी के सबब लोगों में गुस्सा पनपा है और वो मौजूदा हुकूमत को पलट देंगे। बाया महाज जमातों का अपना तज्जिया है। CPI रहनुमा AB बर्धन का कहना है कि सदर जमहूरिया ने गैर मुस्तहकम हुकूमत को खतरा बताकर ठोस मैंडेट देने की बात कही है। इससे लगता है कि वो मुल्क में इत्तेहाद की सियासत के खिलाफ है और 2 पार्टियों वाली जमहूरियत के सिस्टम को नाफिज करने की हिमायत में है। अब आज की ताजा सुर्खियां है, ये लीक से कुछ हटकर है।
इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दर्जनों हामियों को महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया है। मनसे कारकुनान ने अपने रहनुमा राज ठाकरे का हुक्म मानते हुए कई जगह पर टोल बूथों पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। ठाकरे ने इतवार को अपनी पार्टी के कारकुनान को गुंडागर्दी के लिए उकसाते हुए कहा कि वो किसी भी टोल बूथ पर पैसे न दें और अगर उनसे पैसा मांगा जाता है तो पैसा मांगने वाले को पीटे और तोड़फोड़ करे। राज ठाकरे की इस अपील के बाद उनके कारकुनों ने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण, औरंगाबाद, नागपुर और नासिक में टोल बूथों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। मनसे रहनुमा अखिलेश चौबे ने कहा कि उनकी पार्टी बदअमनी फैलाने वाली नहीं है, लेकिन उनको इसके लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत को टोल फ्री नहीं बना दिया जाता तब तक तहरीक चलती रहेगी। महाराष्ट्र में कई पार्टियां टोल मुखालिफ माहौल का फायदा उठाना चाह रही हैं और इसलिए मनसे ने ये तहरीक छेड़ी है। रियासती हुकूमत ने टोल बूथों पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। आम आदमी पार्टी से निकाले गए लक्ष्मी नगर के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बिन्नी ने कहा कि उनको इसलिए पार्टी से निकाला गया है क्योंकि अगर वो गलत बातों की मुखालफत करते हुए पार्टी में रहते तो दूसरे कई असेंबली अरकान उनके साथ जुड़ सकते थे। उन्होंने आप हुकूमत पर लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम आयद किया और ऐसे वादों की एक फहरिस्त लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। बिन्नी ने सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हुकूमत गिर जाए और वो आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं करने की तोहमत से बच सके। बिन्नी ने इल्जाम आयद किया कि खवातीन के तई जुर्म रोकने का इस पार्टी ने वादा किया था, लेकिन खवातीन के खिलाफ जराइम के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको पार्टी से निकाले जाने के बारे में कोई खत नहीं मिला है, उन्हें मीडिया से इसकी इत्तला मिली है। आप हुकूमत पर अवाम से किए गए वादे पूरे करने का दबाव बनाने के लिए अनशन पर बैठने से पहले बिन्नी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। अरविंद केजरीवाल के मुतनाज़ा वजीर कानून सोमनाथ भारती ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर दिए गए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पैगाम को निशाना बनाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उनके अकाउंट से एक पोस्ट आई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि अगर आपकी कार्रवाई बदअमनी फैलाने वाली है तो 1984 और 2002 के फसादात में जो कुछ हुआ क्या वो तहरीक थी। हालांकि बाद में सोमनाथ भारती ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने ये ट्वीट पोस्ट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस पर बराह रास्त तबसरे से बचते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने कहा है कि सदर के पैगाम पर कोई तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वासनिक ने कहा कि सदर जमहूरिया स्टेट्समैन है और उनके पैगाम से सबको सिमत मिलेगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फेहरिस्त जल्द जारी करने के खबरों के बीच बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अमित शाह ने कहा है कि अभी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लोकसभा इलेक्शन लड़ने या नहीं लड़ने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा कि ये फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड को करना है कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उसने कोई फैसला नहीं किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए अपने हामियों से अपील करते हुए कहा है कि 24 मार्च से उनके हामी वजारत उस्मा के ओहदे के लिए मोदी मुहिम की हिमायत में घर घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 100 से भी कम सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को लगभग 300 सीटें मिलेंगी। रामदेव ने कहा कि कांग्रेस इक्तसादी और समाजी बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रही है और मोदी ही मुल्क को बदनवानी से बचा सकते हैं, जिनके लिए उनके हामी घर घर जाकर तशहीर करेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाने की तजवीज के खिलाफ रियासती असेंबली से तजवीज पास करके सदर जमहूरिया को भेजने के मंसूबे को लेकर रियासती असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने अलग रियासत के मसौदे की मुखालफत करते हुए हफ्ते को अचानक एक तजवीज असेंबली में पेश कर दी, जिसमें सदर जमहूरिया से अपील की गई है कि वो आंध्र प्रदेश की तकसीम से जुड़े बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए हुकूमत के पास न भेजें। वजीर आला की इस तजवीज का तेलंगाना के असेंबली अरकान वुज़रा ने शदीद मुखालफत की है। तेलंगाना इलाके के मेंबरान पार्लियामेंट और मरकजी वुज़रा ने भी इसकी मुखालफत की है। अगर वजीर आला की तजवीज पर वोटिंग होती तो उसे मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि सीमांध्र के तमाम असेंबली अरकान बंटवारे की मुखालफत कर रहे हैं। इस मामले में आखिरी फैसला स्पीकर एन मनोहर को करना है। सदर की जानिब से भेजे गए मसौदे को अपनी राय के साथ लौटाने के लिए असेंबली के पास जुमेरात तक का वक्त है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी।
सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या हाँ? अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवाएं आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान, एक उंगली के इशारे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अपेश है राजकाज की कुछ बातें। मरकजी वजीर देही तरक्कियात जयराम रमेश के बारे में बहस छिड़ी हुई है कि पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के फौरन बाद इस्तीफा देकर इंतखाबी कामकाज में वो लगेंगे और उनको वॉर रूम की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जैसे ही ये बहस शुरू हुई, वैसे ही उनके मुखालिफिन ने ये बहस शुरू करा दी कि जयराम रमेश को भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो दोबारा से राज्यसभा में है। कहा जा रहा है कि अगर नंदन नीलेकणी जैसे गैर सियासी शख्स लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं तो रमेश को जरूर इलेक्शन लड़ना चाहिए। रमेश को इलेक्शन लड़ाने की पैरवी करने वालों का कहना है कि वो कर्नाटक के चिकमंगलूर के हैं, जहां से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती हैं, और वैसे भी कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन रमेश की मुश्किल ये है कि वो आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में हैं और उन्होंने कभी इंतखाबी हल्का बनाने के लिहाज से कर्नाटक में काम नहीं किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पानीपत की लड़ाई बनाया है। पार्टी के रहनुमा मान रहे हैं कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरेगा। तभी बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की कई रैलियां वहां हो चुकी हैं और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अमित शाह लगातार संघ और बीजेपी कारकुनान के साथ तालमेल करके जमीनी बुनियाद मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। सपा और बीएसपी दोनों इलाकाई पार्टियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस इन सबसे बेपरवाह दिख रही है। 4 सीटें मिलने का अंदाजा जाहिर किए जाने के बाद भी पार्टी ने सरगर्मी नहीं बढ़ाई है। राहुल गांधी की 2 रैलियां मुनक्किद हुई थी, जिनमें लोगों का हुजूम यकजा नहीं हुआ। उसके बाद रहनुमा घर बैठ गए। रियासती सदर निर्मल खत्री को बदले जाने पर महीनों से बहस चल रही है, उस बारे में भी फैसला नहीं हुआ है। राहुल गांधी गुज़िश्ता दिनों जब भी उत्तर प्रदेश गए हैं, वो अमेठी से बाहर कहीं नहीं गए और सोनिया गांधी भी रायबरेली से बाहर कहीं नहीं गयी। क्या कांग्रेस और भाजपा ने केजरीवाल एंड पार्टी की कहानी खत्म हुई मान ली है? वामपंथी पार्टियों ने धरने के बाद आप पार्टी की जैसी आलोचना की वह चौंकाने वाली है। राजनीतिक दलों में केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर सोच बदली है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। आम आदमी पार्टी की सियासी किरदार पर नए सिरे से गौर शुरू हो गया है। दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 4 पुलिस अफसरान के मुअत्तली या तबादले के लिए जिस तरह से धरना दिया, उसके बाद पार्टियों और आपके गैर सियासी हामियों के बीच आपको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बाहर से हिमायत देकर हुकूमत चलवा रही कांग्रेस ने भी आप और केजरीवाल के ऊपर हमला तेज कर दिया है। बाया महाज जमातें जो उससे पहले तक आपकी सियासत में अपनी सियासत को तलाश किया करती थी, उन्होंने भी हमला किया है। धरने से लेकर आपके एक वजीर की जानिब से की गई मुबैना नस्ली तबसरे को भी पार्टी ने तनकीद का निशाना बनाया है। एक आदाद शुमार ये भी है कि आपको मिलने वाले चंदे में कमी आई है और ऑनलाइन रुकन बनने वालों की तादाद में भी गिरावट देखी गई है। पार्टी ने 26 जनवरी तक 1 करोड़ अरकान बनाने का हदफ तय किया था, लेकिन उसके अरकान की तादाद बड़ी मुश्किल से 50 लाख पार कर सकी है। उसमें भी जबरदस्त गड़बड़ियों की खबरें सामने हैं। लोगों ने सोनिया, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को भी आपका रुकन बना दिया। एक खबर है कि 16 जनवरी से पहले आपको 40 लाख रुपए तक रोज चंदा मिला करता था, जो घटकर 6 लाख तक आ गया है। आपके गैर मुकीम हिंदुस्तानी हामियों ने भी इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में जो ग्रुप आपकी हिमायत किया करता था, उसके भी सुर बदले हुए हैं। सवाल है कि इसका क्या सबब है? बहुत से सियासी मुबस्सिरीन यह मानने को राजी नहीं है कि केजरीवाल धरने पर बैठे सिर्फ इसलिए लोग नाराज हो गए हैं। 1 महीने की मिकात में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से लोग एकदम नाराज होकर मुखालफत करने लगे। इसलिए इस नाराजगी के दूसरे और बिल्कुल सियासी असबाब हो सकते हैं। नाराजगी का एक फितरी सबब कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत चलाना है। दिल्ली में लोगों ने कांग्रेस की मुखालफत की वजह से आपको हिमायत की थी। जिस कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने अपोजिशन में बैठने के लायक नहीं रखा, उसको केजरीवाल ने फरीक इख्तिदार की पार्टी बनाया है। इससे उनके बेशुमार हार्डकोर हामी नाराज हुए हैं। दिल्ली के इलेक्शन के वक्त एक सर्वे के बुनियाद पर खुद आपके रहनुमा योगेंद्र यादव ने बताया था कि उनकी पार्टी को हिमायत करने वालों में एक बड़ा ग्रुप ऐसे लोगों का है जो वजीर आजम के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी की हिमायत करते हैं। जाहिर है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए ये ग्रुप बीजेपी और मोदी को पसंद करेगा, इसलिए लोकसभा इलेक्शन के आदाद शुमार बदले हुए आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की मुखालफत करने वाली दिगर सियासी जमातों को अब भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे मुल्क में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हवा को कमजोर कर सकते हैं। हालांकि मुल्क भर के इंतखाबी सर्वे से ये तस्वीर नहीं निकलती है। फिर भी आपके रहनुमा प्रशांत भूषण का कहना है कि अभी पार्टी ने अपना लोकसभा इलेक्शन की मुहिम का आगाज नहीं किया है। जब मुहिम का आगाज किया जाएगा तब हवा बदलेगी। लेकिन दिल्ली में जिस तबके के बीच केजरीवाल ने अपनी मकबूलियत को बनाया था, मुल्क भर के वोटरों का उस तरह से तवज्जो उस पर नहीं है। इसलिए दिल्ली की मकबूलियत या मीडिया में छाए रहने से आप मुल्क की सियासत पर असर डाल पाएगी, इसमें शक व शुबहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी को लेकर सियासी मूड पर चर्चा करेंगे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया?
मोबाइल? फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा, आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। आम आदमी का तूफान थम गया लगता है। बावजूद इसके अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल की निजी इमेज में गिरावट नहीं आई है। आप पार्टी का जादू घटा है, लेकिन केजरीवाल के जिद्दी और जुनूनी चेहरे की अपील का सियासी असर रहेगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, अरविंद केजरीवाल के जरिए नरेंद्र मोदी को पंचर करने की बहुत कुछ सोची गई हुआ, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि खुद बहुत ही जल्दी वो खुद पंचर हो गए? जो आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की साख गिरी है, जी हाँ, ये हो सकता है कि उन लोगों में उनकी साख गिरी है जो प्रोफेशनल्स उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, जो सोसाइटी के एलीट जो नाखुश थी और पॉलिटिकल पार्टी से वो उनको ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने कैमरामैन से पूछेंगे, आप अपना चाय या पानी पिलाने वाले से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, उससे थोड़े ऊपर रहने वाले लोग और मिडिल क्लास का एक भारी तबका, उसमें उसकी पैठ बड़ी है इस धरने के बाद। तो इसका मतलब ये कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी बहुत मतलब वाले हैं, बहुत मायने आप पार्टी रख रही है। आपके जरिए आप एक धुरी बन रही है, आगे के लोकसभा चुनाव में बनेगी। आप मानते हैं? आप अपने दोस्तों से राजनीतिक समाज में पूछें जी, भले वो कांग्रेसी हो, भले ही वो बीजेपी के लोग हों जी, और अगर कोई आपसे ईमानदारी से बात करेगा जी, तो वो केजरीवाल को एज अ फैक्टर नकार नहीं सकता, और जो नकारेगा वो नुकसान उठाएगा जी। नहीं तो उस नाते अब जो उनकी जो ये सत्ता का या सरकार देने का जो अनुभव है, उससे ये नहीं लगता है कि जो जिस तरह के वायदे थे, जो मुद्दे थे, जो इमेज थी, उन सब में एक गिरावट आई है, इसलिए वो फैक्टर नहीं होंगे?
देखिए 2002 में नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव लड़ा था जी, अपने दम पे तो नहीं लड़ा था जी, जीत गए थे जी, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं और 3 बार जीता हूं। जी, पहली बार वो अपने डेवलपमेंट मॉडल पे नहीं जीते थे जी, इसलिए आप अगर अरविंद केजरीवाल को 20 दिन में नकार देंगे जी, नहीं तो फिर नकार नहीं देंगे। आप ये नहीं लगते कि पूरा मीडिया और पूरा जो एक माहौल आज से इस धरने से पहले जो माहौल था और आज जो माहौल है, या 8 दिसंबर के बाद जो नतीजे आए थे और आज जो माहौल है, खुद मतलब आप ये मानते कि वही उसी स्थिति में अभी भी आप उन्हीं को देख रहे हैं? देखिए जो लोग उनके साथ हैं जी, उनमें सिर्फ एक तबका और बहुत छोटा तबका है जी, वो मध्यवर्ग का नहीं है, ओपिनियन मेकर वाला अपर मिडिल क्लास है जी, मीरा सान्याल, सीवाई गोपीनाथ, समीर नायर और जो इधर से एग्जीक्यूटिव निकल के वहां ज्वाइन किए थे, जो लोग न्यू लिबरल्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करते हैं, वो तो अपने आप को अनार्किस्ट बोलता है। पता नहीं उसको हिस्टोरिसिटी अनार्किज्म की पता है कि नहीं, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में अनार्किस्ट ने बड़ा रोल अदा किया था। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अनार्किज्म क्या है। अनार्किस्ट वो होता है जो ये कहता है कि जो लोग ऑपरेस कर रहे हैं उनको हटाओ। मतलब आप उसने गलती सिर्फ एक की कि उसने एक रिपब्लिक में अनार्किस्ट बनने की कोशिश की। ये आपका खुद का, क्योंकि आप तमाम जो बहस है इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या मानना है कि ये अब चुनाव तक आपके जरिए नरेंद्र मोदी को रोकने की कांग्रेस की जो कोशिश है या जो कुछ है वो चलती रहेगी, या उसमें अलग एक सच्चाई मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो चैलेंज कांग्रेस के लिए है वो बड़ा पुख्ता और सक्षम चैलेंज है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम यह है कि उसका जो अपना इतिहास है जाति, उसके चलते उसको ये मैच सिर्फ जीतना नहीं है, एक रन रेट से, एक पर्टिकुलर रन रेट से जीतना है और एक पर्टिकुलर आंकड़े के दम पे जीतना है। और वो क्या है, और वो कम से कम 200 का आंकड़ा उस पार्टी की टिकट पर जिस पार्टी ने अपने पूरे इतिहास में 300 से कम सीटें जीती हैं, पूरे इतिहास में मिला के, मतलब एक साथ नहीं जीती, विभिन्न समय पे 300 से ज्यादा उसने सीटें 545 सीटों में से नहीं जीती हैं। उसमें से उनको अगर 200 सीटें लानी है, लेकिन सवाल ये कि वही आप कह रहे हैं कि वो जो 200 की जो है संख्या वो आप अभी भी रोक सकते में समर्थ है, ये आप कहना चाह रहे हैं? आप रोक सकने में समर्थ नहीं है। जो त्रिकोणीय संघर्ष मिलियन प्लस सिटीज में होगा। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शाम्स के हिम्स शहर में अफवाज और मिलिशिया के बीच लड़ाई की इत्तला। अपोजिशन ने कहा शहर में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने के मामले पर नहीं हुई किसी किस्म की पेशरफ। इराक के फलूजा में बागियों ने फौजियों को बनाई यरगमाल। आज तशद्दुद के ताजा वाकयात में कम से कम 8 अफराद हलाक। और यूक्रेन में इमरजेंसी के निफाज की धमकी के बावजूद एहतजाज जारी। सदर विक्टर यानुकोविच ने तलब किया पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास।
आलमी मंजर में सबसे पहले रुख करेंगे इराक का, जहां मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश और दीगर पुरतशद्दुद हमलों में आज कम से कम 8 अफराद मारे गए। हलाक शुदगान में 4 फौजी भी शामिल हैं। बगदाद के मगरिब में खुद